जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय ज्योतिष विधान के हमारे ये मारक बाधक प्लेनेट के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है मारक और बाधक प्लेनेट को समझना कि मारक प्लेनेट कौन से प्लेनेट होते हैं, बाधक प्लेनेट कौन से प्लेनेट होते हैं और वो किस तरीके से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ला सकते हैं या लाते हैं। क्या चैलेंजेस हमारे सामने लाते हैं, क्या समस्याएं हमारे सामने लाते हैं। तो इन सब चीजों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। और आज के सेशन के अंदर हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। उस केस स्टडी के माध्यम से हम चीजों को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मारक और बाधक प्लैनेट जो हैं, ये प्लैनेट्स जैसे नाम से आपको पता लगता है, मारक यानी कि मारने वाला, और बाधक यानी कि सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला। अच्छा, जब हम ये नाम सुनते हैं ना, एक वन टाइम में तो हमें लगता है कि बड़ा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, बहुत खराब चीजें हैं। यस, कुछ खराब चीजें, प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, लेकिन हम उनको अलाइन भी कर सकते हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड विद डिफरेंट एटीट्यूड। क्योंकि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है ना, तो दो तरीके के एटीट्यूड सामने आते हैं। एक एटीट्यूड होता है कि हम उस समस्या को ना छोड़ दें, एज इट इज छोड़ दें, और वेट करें कि समय के अनुसार, समय के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक समस्या हमारे सामने आती है, ऑब्स्टेकल सामने आता है, तो एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि हम देखें कि रूट कॉज क्या है, क्यों समस्या आ रही है और हम क्यों उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ पे कमी रह गई। क्योंकि जनरली कोई व्यक्ति ना, मैं जनरली एक बात बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति ना कुछ चीज खराब करता नहीं है। कोई भी किसी और दूसरे आदमी को दुख देना नहीं चाहता। वो प्रारब्ध के सिद्धांत के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी भगवान हमें उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक चीज होती है फ्री विल। यस, फ्री विल के माध्यम से हम काफी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बस क्या है, एक अलाइनमेंट की जरूरत होती है, एक गाइडलाइन की जरूरत होती है। तो इस सीरीज के अंदर ये जो कोर्स हम करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, डेट इज मारक और बाधक प्लेनेट का जो हमारा टॉपिक है उसके उससे शुरू करते हैं। वो टॉपिक शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु का, अपने अपने भगवान का नाम ले लेते हैं, मनी मन में ध्यान कर लेते हैं उनका, और फिर सेशन की शुरुआत। ठीक है, चलिए। बाधक ग्रह, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाधक ग्रह होते क्या है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना, ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, कुछ ऐसे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है जो हमारे जीवन में ना किसी कारण, ये भी प्रारब्ध है, ठीक है, किसी ना किसी कारणवश ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस हमारे सामने क्रिएट करते हैं। और ये चैलेंजेस पता है क्यों है? ये चैलेंजेस इज ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ हमारे पास्ट कर्मा की वजह से। वो चैलेंजेस, वो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर हाउस में हमें मिली है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक। तो जो बाधक ग्रह होते हैं वो प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन होती है, या एज पर लगना, एक पर्टिकुलर भाव हमें बाधा देने का काम करता है। ये जो बाधा है, इसका बाधा यानी कि ऑब्स्टेकल्स या हिंड्रेंस, ये आपको समय समय पर अपने फेस दिखाएगी, अपने अपना चेहरा दिखाएगी, और किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में या जीवन के अलग अलग अंतरालों पे वो समस्याएं निकल के हमारे सामने आएगी। तो ये जो बाधक है, या जो बाधक भाव है, ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा भाव या कौन सा ग्रह हमारे लिए बाधा क्रिएट कर रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा नियम है, रूल है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली में कौन से ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और इसका जो चयन होता है, इसका सिलेक्शन होता है, इट इज बेस्ड ऑन असेंडेंट। लग्न के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा भाव आपके लिए बाधा क्रिएट करेगा। और ये बड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है। बहुत मतलब इस ज्योतिष में एक बहुत लॉजिकल चीज निकल के आती है जो बाधा क्रिएट करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में हम 12 भाव देखते हैं, 12 राशियां देखते हैं, 9 ग्रह देखते हैं। ठीक है। अब ये 9 ग्रहों में से ही एक, कोई एक ग्रह मेरे लिए बाधा उत्पन्न करेगा।
क्योंकि इसका सिलेक्शन लगन के बेसिस पर होना है। अब वो लगन के बेसिस पर सिलेक्शन कैसे होता है करते हैं। जब भी व्यक्ति के लग्न में चर राशि उदय होती है, जिसे हम चर लग्न बोलते हैं, और चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 4 राशियां चर राशियां होती हैं, जिसे हम मूवेबल साइन बोलते हैं। एक नंबर यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये जो 4 राशियां होती हैं, ये 4 राशियों का समूह ना मूवेबल साइन कहलाता है, चर राशि कहलाती है। जब भी लग्न में, लग्न कौन सा भाव होता है? ये पहला भाव होता है, दिस इज नोन एज लग्ना। जब भी लग्न के अंदर चर राशि उत्पन्न होती है, चर राशि उदय होती है, उन व्यक्तियों के लिए, उस नेटिव्स के लिए जो भाव बाधा का काम करता है वो होता है 11वां भाव, एकादश भाव। ठीक है? जो भी व्यक्ति चर राशियां लग्न में लेकर के आएगा, उस व्यक्ति के लिए 11th हाउस विल बिकम द बाधक भाव। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझेंगे अभी। ठीक है? ऑन द अदर हैंड, अगर लग्न में स्थिर राशियां उदय हो रही हैं, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति की आपने हॉरोस्कोप देखी और आपने पाया कि उस व्यक्ति के लग्न में वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि अगर लग्न में आ पड़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बाधक भाव है वो नवम भाव है। 9th हाउस विल बी द बाधक भाव। ठीक है? नवम भाव जो हो जाएगा ऐसे लोगों के लिए, वो बाधक भाव हो जाएगा। ठीक? आगे चलते हैं। जिन भी लोगों के लग्न में द्विस्वभाव राशियां उदय हो रही हो, ठीक है, व्यक्ति का जन्म हुआ, हॉरोस्कोप आपने देखा, लग्न में आपको मिला 3, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। 3, 6, 9 और 12 ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। अगर ये किसी व्यक्ति के लग्न में उदय हो रही हैं, तो आप पाएंगे उस व्यक्ति के लिए सप्तम भाव विल बिकम द बाधक, या बाधक जो भाव है उस व्यक्ति के लिए 7th हाउस है। अब यहाँ पर 3 भाव को बाधक कहा गया है। चर लग्न वालों के लिए 11th हाउस, स्थिर लग्न वालों के लिए 9th हाउस, और द्विस्वभाव राशि वालों के लिए, द्विस्वभाव लग्न वाले व्यक्तियों के लिए 7th हाउस। अब जरा संभल के सोच के देखते हैं, इस लॉजिक को लगा के देखते हैं कि कैसे, क्या ऐसा कारण है कि इन लोगों को ये भाव मिल रहे हैं, ये भाव ऐसा बाधक मिल रहे हैं। अब जो चर राशि है, चर चर लग्न वाले लोग हैं, अब सोचिएगा इनकी इनकी नेचर कैसे होने वाली है। जो चर लग्न वाले लोग हैं ना, वो ना क्या है, मूवमेंट में है। उनकी उनकी मूवमेंट यानी कि एक जगह पे ना टिकना, उनका क्या है, उनका एक नेटिव एटीट्यूड बन गया है, उनकी नेचर में वो आ गया है। और ऐसे लोगों के लिए अपनी जो इच्छाएं हैं, जो विशेष हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको कंट्रोल कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए चर लग्न वाले लोगों के लिए डिजायर का भाव, जिस भाव से हमें हमारी विश फुलफिलमेंट होती है, ये भाव चैलेंज के रूप में सामने आते हैं। एक जो दूसरा भाव है, जिसको हम बोला कि 9th हाउस विल बिकम द हाउस ऑफ बाधा फॉर स्थिर लग्न। अब इन ये स्थिर लग्न वालों की पता क्या नेचर है? स्थिर लग्न वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि वो अपनी बात से ना अडिग रहते हैं, अपनी बात से हटते नहीं है। जो डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन पे फर्म रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उनके खुद के रूल्स, उनके खुद के प्रिंसिपल्स विल बिकम बाधा। अब वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स उनके आड़े आते हैं। उनके खुद के जो बनाए हुए रूल्स हैं, जो उनके मेंटल, जो उनके हाइपोथिकेशंस हैं, वो बाड़े आड़े आते हैं, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है? इसीलिए कांची में आपका जो भी डाउट है मैं लूंगा। ठीक? तो स्थिर लग्न वाले लोगों के लिए उनके खुद के प्रिंसिपल्स, खुद का एटीट्यूड विल बिकम अ कार मेजर बाधा। ठीक? अब हम बात करते हैं द्विस्वभाव वाले लोगों की। द्विस्वभाव राशि वाले लोग जो हैं, या जिनका लग्न द्विस्वभाव राशि में पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए सप्तम भाव यानी कि उनकी पार्टनरशिप्स, उनके एंडेवर्स विल बिकम अ बाधा। ठीक है? वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ पार्टनरशिप में उनके सहयोगी जो है वो वहां पर उनको एज अ बाधा के रूप में सामने आएंगे। ठीक? तो यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए डिजायर्स रखना, किसी व्यक्ति के लिए, स्पेशली चर लग्न वाले लोगों के लिए, डिजायर्स विल बिकम द बाधा। जो स्थिर लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए उनके रूल्स प्रिंसिपल विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ
this thing will create some sort of problems. ठीक. On the other hand, जो स्वभाव लगने वाले लोगों के लिए पार्टनरशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल विल बिकम द बाधा. और ये जो हमारे द्विस्वभाव लगने वाले लोग होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है जीव की. जीव की, क्योंकि उसके पीछे एक मतलब लॉजिकल रीजंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे. ठीक है. और ये डिजायर्स, रूल रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, माय पार्टनरशिप, माय रिलेशन विद द अदर पीपल will become a bada for a person. Why? Because of my past life karma. जीवन के, हमारे जीवन में जो प्रारब्ध हमें मिला, प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो हमें चीजें मिलनी है, those things will become reason for bada. ठीक है. तो पास्ट लाइफ जो कर्म होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में समस्याएं देते हैं, या वो जो पास्ट लाइफ से जो हमारे प्लेनेटरी एसोसिएशन है ना, वो एसोसिएशन इस जीवन में हमारे लिए बाधा का काम करे. वो प्लेनेट की पोजीशन ऐसी मिली है, कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे रहे हैं, प्लेनेट की पोजीशन हमें ऐसी मिली है कि वो प्लेनेट्स हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं. अच्छा, बाधा का मतलब ये मत समझिए कि काम होगा नहीं. ठीक है. ये बिल्कुल नहीं समझना बाधा का मतलब कि आपका काम बन नहीं रहा. बाधा का इन्फ्रेंस ये है कि आपको उस चीज को पार करना है. आपके सामने एक ऑब्स्टेकल है, आपको अपने गोल तक पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको वो ऑब्स्टेकल क्लियर करके ही आप जा पाओगे. अदरवाइज अगर आप वहीं पर रुक गए तो फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. तो बाधा का मतलब क्या होगा है, आपको चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बाधा का मतलब क्या है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए टू रीच टू योर गोल. अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. ठीक. हाँ जी, दीप जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने जो बताया, क्या बोलते हैं, स्थिर राशि के लिए, जो स्थिर लग्न वालों के लिए 9th हाउस बाधा है, तो जो 9th हाउस के जो कारक तत्व है वो उसके लिए चैलेंजेस आएंगे. यस, ऑफ कोर्स. और 9th हाउस के जो कारक तत्व जो है, जैसे हायर स्टडीज हो गया, फिर पिता हो गए, फिर जो बॉडी पार्ट जो है 9th हाउस से रिलेटेड, वो सब, उन सब से रिलेटेड चैलेंज आएगा. हाँ, ये और पॉसिबल. जो आपका द्विस्वभाव वाले हैं, उनको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से प्रॉब्लम आ सकते हैं, डेली इनकम में प्रॉब्लम आ सकते हैं. बिल्कुल. और तो मैं कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है. हाँ जी, ठीक, आप सही समझ रहे हो. ठीक है, चलिए. थैंक यू सर. हाँ, एकांश जी, आपका कोई डाउट था. सर एक्चुअली इसमें सर आपने जैसे बताया, अब चर स्थिर द्विस्वभाव, एकादश, नवम और सप्तम, ठीक है सर, कॉन्जिक्यूटिवली. तो अब ये भाव बाधक है कि यहाँ का भावेश बाधक? हाँ, वो मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए. ठीक है. भाई अब जो भाव है ना, ये हाँ, भाव, दिस भाव विल बिकम द बाधा. और वो बाधा, अब वो भाव देगा कैसे, अपने लॉर्ड के माध्यम से, भावेश के माध्यम से. यानी कि 11th लॉर्ड विल नहीं बिकम मतलब द जैसे भावेश. यहाँ पे जैसे शनि गुरु और शुक्र बाधकेश हुए ना. नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे. ये मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया है. यहाँ पर देखिए, ठीक लग्न है. में क्या है ना, लग्न में एक नंबर है, इसलिए इसके लिए बाधा हाँ, कौन चर होगा. चर राशि है. शनि. शनि. ठीक है. एक अगर चर दोनों, चर लगन के अंदर एकादश भाव का स्वामी बाधकेश, शनि बाधकेश हो गया. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. लेकिन एकादश भाव बाधक भाव हुआ कि एकादश का स्वामी बाधकेश हुआ? हाँ, ये बाधा भाव है, इसके स्वामी को हम बाधकेश बोलते हैं. देर आर टू डिफरेंट टर्म्स. एक टर्म है बाधक भाव, मैं लिख देता हूं. एक है बाधक भाव, और इसी बाधक भाव के जो स्वामी हैं वो बन जाएंगे बाधकेश. तो प्रॉब्लम बाधकेश करेंगे कि बाधक भाव करेगा? बहुत सारे लोग मिलके बाधा क्रिएट करेंगे. वो सेशन में आपको, सेशन के साथ आपको समझ में आएगा, फ्लो विद द टाइड. ठीक है. ये बात तो सही है. बाधक भाव है, उसके स्वामी को हम बाधकेश बोलते हैं. दैट इज अ की प्लैनेट दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स. ठीक. आगे बढ़े. जी सर. आगे बढ़ते. तो हमारा जो, अगर नेक्स्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मारक ग्रह क्या हो. ठीक है. मारक ग्रह क्या होंगे, मारक भाव क्या होगा. जनरली हम लोग जब मारक की बात करते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति के ना मन में एक सेंस ऑफ डाउट आ जाता है
कि मारक मतलब जो हमें मार देगा, ठीक है। और एक्चुअल में ये थोड़ा सा इलॉजिकल है कहना कि मारक भाव या मारक भाव का जो स्वामी है वो हमें मार देगा, थोड़ा सा इलॉजिकल होगा, ठीक है। कंसेप्चुअली हम क्या करेक्ट बोल सकते हैं, मारक भाव होता क्या है। एक्चुअल में जब हम देखते हैं, मारक की बात हम करते हैं, तो मारक का डिसीजन कि कौन सा भाव मारक होगा ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। मारक भाव का स्वामी मार्केश, ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने में कैपेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको मार ही देंगे, लेकिन मार्केश या मारक भाव जो है वो आपको, आपकी एनर्जी रखता है, आपके सामने वो एनर्जी रखता है जो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर भी हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स देने की कैपेबिलिटी मारक भाव या मारक भाव के स्वामियों के पास होती है। जनरली मारक भाव को कंसेप्ट निकल के कैसे आया वो समझते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जीवन में जब हम अपनी आयु को देखते हैं तो आयु को अष्टम भाव से देखा जाता है। 8th हाउस से हम क्या देखते हैं, आयु को देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर भाव से 12th भाव, हर भाव से द्वादश भाव, पिछले भाव की को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे लग्न को का जो लग्न को की जो हानि है वो हम 12th हाउस से देखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अष्टम भाव की हानि देखेंगे, 8th हाउस यानी कि आयु की हानि देखेंगे, तो हम अष्टम भाव से 12 गिनेंगे। और जब हम अष्टम भाव से 12 गिनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सप्तम भाव, 7th हाउस। एक क्या मिलेगा हमें, 7th हाउस। इसीलिए ये 7th हाउस होता है ना, ये 7th हाउस मारक भाव बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आयु की हानि कर रहा है। ये बात समझ में आई कि हम सप्तम भाव को मारक भाव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है, दिस हाउस इज 12th फ्रॉम 8th। आयु की हानि, आयु की हानि का होना मतलब भाई मरने के बराबर, इसीलिए सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। अच्छा, ये तो लॉजिक समझ में आ गया कि सप्तम भाव को मारक भाव क्यों कहा गया है। इस सेकंड जी हाउस सर। ने मारक भाव क्यों कहा उसको भी समझते हैं, ठीक है। हम्म। वैदिक ज्योतिष में एक हमारा कंसेप्ट है, डेट इज कार मतलब भवत भावम, एक नियम है। उसके अनुसार अष्टम भाव से अष्टम भाव गिनने पर 3rd हाउस आता है। अष्टम भाव से अष्टम भाव गिनेंगे तो हमें 3rd हाउस मिलेगा, ठीक है। अब यानी कि अष्टम भाव की जो हायर एनर्जी है या अष्टम भाव की एक एनर्जी का एक पुंज जो है वो 3rd हाउस के अंदर रिसाइड करता है। इसीलिए अष्टम भाव से अगर आयु देखते हैं तो तृतीय भाव हमें ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मिलेगी, या हमारे को जीवन में कैसे या मृत्यु का जब समय आएगा तो किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ डेथ मिलेगी, वो भी यहाँ से इंडिकेट होता है। अब यानी कि अष्टम भाव की यानी कि आयु की कुछ एनर्जी कहां पर है, 3rd हाउस में है, ठीक है, हायर ऑक्टेव है। अष्टम से अष्टम पड़ गया भगवत भावन नियम के अनुसार। अब तृतीय भाव की हानि क्या होगी, तृतीय भाव से जब हम 3rd हाउस से हम 12 भाव आगे गिनेंगे तो हमें 2nd हाउस मिलेगा। यानी कि तृतीय भाव जहां पर आयु का कुछ ना कुछ पुंज अवेलेबल है, कुछ एनर्जी अवेलेबल है, उसकी जो लॉस है, उसकी जो हानि है वो कहां से हो रही है, वो हो रही है 2nd हाउस से। इसलिए 2nd हाउस को भी मारक भाव कहा जाता है। ये था लॉजिक कि भाई हम 7th हाउस को और 2nd हाउस को हम मारक भाव क्यों कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्यों कहा हमने, जी। आयु की हानि, जी सर। 3rd हाउस की हानि, यानी कि दो भाव हमारे सामने आ गए, मारक भाव 2nd हाउस एंड मारक भाव सप्तम। अब यहाँ पर कई बार ना एक छोटा सा ना विवाद होता है, एक छोटा सा विवाद, वो विवाद होता है कि कौन सा भाव अति मारक है, 2nd हाउस अति मारक है कि 7th हाउस अति मारक है। अब ये अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, अलग अलग जो फैटर्निटी है वो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करती है। कुछ लोग, कुछ फैटर्निटी ऐसी है जो 2nd हाउस को अति मारक यानी ज्यादा मारकने की क्षमता दिखाती है, और कई फैटर्निटी ऐसी है जो सप्तम भाव को अति मारक कहती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लॉजिकल बात बोलूंगा। लॉजिकल बात ये है कि आपकी आयु कहाँ पे रिसाइड करती है, आपकी आयु 8th हाउस में रिसाइड करती है, ठीक है। और 8th हाउस का लॉस कहाँ पे रिसाइड करता है, 7th हाउस में रिसाइड करता है। अगर मैं सिर्फ आयु के टर्म्स में अगर मैं सिर्फ आयु के टर्म्स में यह बात बोलूं कि भाई
मेरे आयु का व्यय कहाँ पर हो रहा है, मेरी आयु का व्यय सप्तम भाव में हो रहा है, और ये प्राइमरी, इसीलिए सेवेंथ हाउस विल बिकम द प्राइमरी मारक भाव। इसे मैं अति मारक की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से मेरे आयु का लॉस हो रहा है, इसलिए मेरे नजर में सप्तम भाव जो है वो अति मारक है। ठीक है, इसकी इसकी इस एनर्जी का, 8th हाउस की एनर्जी का कुछ हिस्सा थर्ड हाउस में है, इसीलिए मैं थर्ड हाउस को भी कई बार अपनी एज की कैलकुलेशन के लिए इन्वॉल्व करता हूं, एफर्ट्स भी देखते हैं यहाँ से हम। तो थर्ड हाउस का जो लॉस हो रहा है वो सेकंड हाउस से हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा कम मारक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ेगा कि सप्तम भाव अधिक मारक है या तृतीय भाव। हर एक व्यक्ति के, हर एक एस्ट्रोलॉजर्स के अपने अपने मानने हो सकते हैं, हर एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग फेटर्निटी है, तो फेटर्निटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बोथ हाउसेज हैव टेंडेंसी टू गिव यू अ कस्ट लाइक मृत्युतुल्य कष्ट और सीरियस इलनेस। ठीक है, या मेंटल टेंशन। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति, अब मरने का ना कई प्रकार है, एक एक प्रकार बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ना बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कोई पारिवारिक नुकसान, कोई बिजनेस का लॉस, तो अ पर्सन विल फील अ सेंस ऑफ कि मैं मर क्यों नहीं गया। लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या है, वो जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो कह रहा है एक्चुअल में उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ है, चाहे वो मेंटली कोई टेंशन हो, चैलेंज हो, चाहे वो फिजिकली कोई चैलेंज हो, चाहे वो कोई पैसों से रिलेटेड कोई चैलेंज हो, तो व्यक्ति को ना बहुत ज्यादा दुख होता है, पर्सन विल फील सीवियर पेन इन हिज माइंड। ठीक है, अंदर से उसको बड़ा पेन होता है, मन के अंदर बड़ा पेन होता है, तो वो पेन भी इज कॉल्ड एज अ मारक स्थिति। ठीक है, हर एक मतलब की टेंडेंसी जो है वो हर चीज में दिखती नहीं है। ठीक है, तो मारक भाव से ये नहीं मत समझना बिल्कुल भी कि भाई हम व्यक्ति डिसमाइज कर जाएगा या वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना। ये भाव के बाद टेंडेंसी है, ये आपको मृत्युतुल्य कष्ट दे सकते हैं, या ये आपकी वो दुखती रगे हैं। अब जनरल भाव में देखें, अगर जनरल भाषा में बोलें, अब लेमैन को समझाने जाएं, भाई एक व्यक्ति का सेकंड हाउस क्या है, उसका परिवार है, परिवार के लिए व्यक्ति जीता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के लिए उसकी जो स्पाउस है वो उसका परिवार है, सेवेंथ हाउस। ठीक है, तो दोनों स्थिति क्या है, दोनों स्थिति, दोनों चीजों पर कई बार आदमी परिवार के पास सामने और अपने स्पाउस के आगे आदमी बेबस हो जाता है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति जब उस सेंस में परेशान होता है। ठीक है, ये बड़ा 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 लेमैन वाली डेफिनेशन कि भाई ना तो आप स्पाउस के सामने बोल पाओगे, ना परिवार के सामने बोलो, और इन्हीं दोनों के पास आपकी सारी दुखती रगे, इन्हीं के पास आपके सारे राज हैं जो आपको कभी भी समस्या दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है एक लेमैन के रूप में समझने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, बोथ हाउसेज आर कॉल्ड एज मारक भाव। वाई सो, एक चीज। दूसरा, ये जो मारक भाव है ना, इस मारक भाव के कुछ स्वामी हैं, कुछ लॉर्ड है, तो इन दोनों भाव के जो स्वामी हैं, उन भाव के स्वामियों को आप मार्केश कहते हो। हम बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना भी होगा मार्केश की दशा चल रही है, मार्केश का सब पीरियड चल रहा है, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस लॉर्ड आर नोन एज मार्केश, इनको मार्केश कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ कि भाई बाधक क्या जी है सर। और मारक क्या है, दो डेफिनेशंस अलग अलग क्लियर हो गई। ठीक है, जी सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे ना अपने केस स्टडी की तरफ चलते हैं, और ये केस स्टडी आपको इस केस स्टडी से ना आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम एक वो केस स्टडी में क्या है, बेसिकली हमारे पास एक कुंडली है, उस कुंडली की विवेचना करेंगे। ठीक है, और विवेचना भी खुल के करेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, चलिए। सर सेकंड सेकंड हाउस को ज्यादा मादक माना है सर। नहीं, मैंने सप्तम भाव को अति मारक कहा है, सेकंड भाव को कम मारक कहा है। लघु पराशरी में सर सेकंड को मादक ज्यादा। हाँ, लघु पराशरी के में सेकंड भाव को भी अति मारक की श्रेणी दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरप्रिटेशन जो है ना, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपना जी लॉजिक सर। दिया है। हाँ, लघु पराशरी में पढ़ भी रहा था, तो वहां पे भी मैंने मारक के कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। जो मेरा मानना है, आप सेवेंथ हाउस को अति मारक समझो। रीजन भी, उसके पीछे सेकंड हाउस को उन्होंने अति मारक क्यों कहा है, उसके पीछे का उनका मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि सेकंड हाउस हम्म। ना सस्टेनेंस है व्यक्ति की।
ठीक है। सेकंड हाउस जो है जी। सस्टेनेंस है, और अगर व्यक्ति सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है। आपके पास कितने भी रिलेटिव्स हों, अगर आपके सामने खाना नहीं होगा, अगर आप फूड नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, तो आप 1 महीना, 1.5 महीना निकाल लोगे। उसके बाद तो फिर आपको एट द एंड आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएँगे, पोषक तत्व शरीर से खत्म हो जाएँगे एंड यू विल डाई। ठीक है? तो इसीलिए लघु पराशरी में द्वितीय भाव को, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कई सारे ऑथर्स के अपने-अपने व्यूज़ हैं। इसमें भी लघु पराशरी मैंने जब रीड कर रहा था, तो हमारे जो मेंटर्स थे, मैंने उनसे बात की, तो वहाँ पर सेकंड পাম্প চালাবে ওটা তো পাঠাতে গেলে পাম্প দিয়ে পাঠাতে হবে। वाह जी वाह! बहुत बढ़िया। অনেক সময় ছটি মাজাচ্ছে জল। এই মানে জেনে করে প্রশ্ন হলো। ठीक है? तो मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर ये कांसेप्ट है कि अति मारक उसको कहा गया है, और भी कई सारे हिडन कांसेप्ट्स हैं, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे करके उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक? चलिए, अपने केस स्टडी की तरफ चलते हैं। इस केस स्टडी में क्या है ना, बेसिकली मैंने एक चार्ट इन्वॉल्व किया है, ठीक है? ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? कोई मतलब अगर कोई समझता है और बताना चाहे कि ये चार्ट किसका है? थोड़ा-सा मेष लगन की कुंडली, हाँ जी? मेष लगन की कुंडली है सर। नहीं सर, वृषभ लगन की ऋषभ कुंडली लग्न है। कुंडली है। अब आप, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने इस चार्ट को जब हम ये इंटरप्रेट करेंगे ना, समझेंगे, तो आपने चीज़ ध्यान रखनी है, जो हरे में से हम लिखे हुए हैं ना, हरे, ये भाव संख्या है। फर्स्ट हाउस, ओके। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। इस भाव में जो उदय होने वाली राशि है, वो ये रेड कलर से लिखी हुई है, ठीक है? तो हरे कलर से कंफ्यूज नहीं होना। हरे कलर से जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ अ हाउस नंबर्स। रेड कलर से जो लिखा हुआ है, दैट इज़ अ राशि, ठीक है? ये राशि नंबर है, ठीक है? तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। जी सर। सर आपकी है क्या? हाँ जी, कुछ कुछ आपने रिलेट किया हो, आपको समझ में आया हो किसकी कुंडली है ये? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ इसको। सर ये श्री कृष्ण की है क्या? ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है, ये रमन साहब जी ने सर। दी थी, ठीक है? रमन साहब ने जो कुंडली पे रिसर्च करके जो निकाला, वो ये कुंडली है, ठीक है? चलिए, तो सूरदास जी ने एक और कुंडली दी है। उनकी कुंडली के अनुसार जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय में चंद्र और बुध केतु साथ में थे, ठीक है? तो वहां पे थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन रमन साहब की कुंडली को हम बेस मान के इसको समझेंगे, ठीक है? चलिए, अब सबसे हम पहले बात करते हैं बाधक की। अब क्या है ना, जब हमें पता होता है ना कुंडली किसकी है, तो उस व्यक्ति के जीवन की, क्योंकि अब हमने ना लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा, इन दोनों के जीवन को हमने सुना पढ़ा, बचपन से सुना पड़ा है। बचपन के अंदर हम लोग एपिसोड्स देखते थे, सीरियल्स देखते थे माता पिता से, स्कूल्स के अंदर और स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर। तो हमें क्या है, इनके जीवन की घटनाओं को थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये चार्ट लगाया गया। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए कि जो कुंडली है, उस कुंडली के अंदर लग्न में कौन सी राशि उदय हुई है? वृषभ लगन। वृषभ लग्न की ये कुंडली, और वृषभ राशि जो होती है वो एक स्थिर राशि होती है, ठीक है? स्थिर राशि लग्न में उदय हुई, और उस स्थिर राशि में कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा। यानी कि इस नेटिव का मतलब भगवान कृष्ण का जो मन है वो कितना स्थिर होगा, ठीक है? भगवान कृष्ण का जो मन है वो कितना स्थिर होगा। दूसरी चीज देखिए, सूर्य। सूर्य भी एक स्थिर राशि में, यानी कि आत्मा में भी स्थिरता है, ठीक है? इजिली डेविएट इनको कोई नहीं कर सकता, ठीक है? अब हमने एक हम अपने हम कुंडली एनालिसिस पे नहीं जाएंगे, वी विल स्टिक टू द पार्ट ऑफ बाधक एंड मारक, ठीक है? अब आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जब वृषभ लग्न की उदय हुई, और ये एक स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न वाले व्यक्ति के लिए जो नवम भाव है, डेट विल अ बाधक भाव,
वहां से ऑब्स्टेकल्स आती हैं। और नवम भाव का जो स्वामी है वो स्वामी भी बाधकेश है, उस प्लेनेट के पास भी एनर्जी है बाधा देने की। ठीक? नवम भाव को आप देखिए, नवम भाव में क्या राशि मिल रही है? मकर राशि मिल रही है। मकर। मकर राशि मिल रही है, यानी कि इनके जीवन में बार बार कर्म को आगे साधना एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपने तो कर्म साधेंगे, सामने वाले के भी कर्म साधेंगे। ठीक? तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई मकर राशि विल बिकम अ बाधक भाव, या नाइन्थ हाउस विल बी अ बाधक भाव, बट द राशि इज रिसाइडिंग देयर इज मकर राशि। ठीक है, चलिए अब जरा आगे देखते हैं। अब इस मकर राशि को रूल करने वाला प्लेनेट कौन सा है? शनि। मकर राशि के जो रूलर हैं, जो लॉर्ड हैं, वो शनि है। अब वो बाधकेश प्लेनेट बैठे कहां पर हैं? डेट सैटर्न इज प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस। डेट प्लेनेट सैटर्न इज प्लेस्ड इन सेवेंथ हाउस। ठीक है, सप्तम भाव में आके बैठ गए। यानी कि इनके जीवन में जो बाधा का ओरिजिनेशन होगा वो कहां से होगा? नाइन्थ हाउस से होगा। ठीक, और वो बाधा कहां तक जा रही है? वो बाधा निकल के जा रही है सप्तम भाव में भी, क्योंकि बाधकेश वहां पर बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव से भी चैलेंजेस सामने जरूर आएंगे। अब इस बाधक भाव में बैठे हुए प्लेनेट जो है केतु, दैट प्लेनेट आल्सो कैन क्रिएट बाधा, ऑब्स्टेकल्स। अभी हम एक एक लेवल पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधा क्रिएट हो रही है। अच्छा, नवम भाव का एक कारक प्लेनेट होता है। नवम भाव का कारक प्लेनेट कौन होता है, मुझे बताएं अगर आप लोग जानते हैं। सूर्य। सूर्य गुरु। 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 गुरु, ठीक है। तो गुरु जो है दैट इज अ कारक ऑफ नाइन्थ हाउस। तो यानी कि इस भाव का जो कारक है, अब आप देखेंगे कि भाई जो भी व्यक्ति स्थिर लग्न में जन्म लेगा, स्थिर लग्न का जन्म होगा, उसके लिए नाइन्थ हाउस भाव एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हाउस है। और उस हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है या जो कारक है वो क्या है? वो गुरु है। यानी गुरु स्थिर लग्न वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप यहां पर एक लेवल अप जाएंगे। वो लेवल अप पता है क्या है? ये 10 नंबर की राशि में कौन सा ऐसा ग्रह है जो उच्च का होता है? मंगल। मंगल। तो मंगल जो है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं बाधक भाव से जुड़ा हुआ है, या इस भाव से जुड़ा, यानी मकर राशि से जुड़ा हुआ जो प्लेनेट मंगल है, दैट कैन ऑल्सो कॉज बाधा इन हिज लाइफ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि नाइन्थ हाउस से बाधा आ रही है। नाइन्थ हाउस के बाद ये बाधकेश सप्तम भाव में गए, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगी। इस भाव के इस भाव में मतलब उच्च का होने वाले जो प्लेनेट है यानी मंगल, वो जिस भाव में जा रहे हैं वहां से भी कुछ ना कुछ भाव बाधा क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष के नियमों की बात करते हैं, तो वहां पर एक बात कही गई है कि बाधक भाव बाधा तब क्रिएट करेगा जब वो बाधक भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठेगा। ठीक है, ये एक सिद्धांत दिया गया है कि बाधक भाव का स्वामी जब लग्न में जाकर के बैठेगा तब व्यक्ति को बाधा देता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। लेकिन बट वो ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो हमारे शारीरिक रूप से हमारी हेल्थ को मिलने वाली ऑब्स्टेकल्स होती है। ठीक है, चलिए, ये एक नियम है, वो नियम मैंने आपके सामने रखा। अब जब हमने ये सब पढ़ लिया कि भाई मकर राशि विल क्रिएट बाधा, और शनि विल क्रिएट बाधा, केतु विल क्रिएट बाधा, मंगल विल कैन असिस्ट इन द बाधा। अब हम जरा इन भाव को पढ़ना शुरू करते हैं। पर सप्तम भाव होता क्या है? सप्तम भाव क्या है? स्टेटस का, अचीवमेंट्स करने का, डिजायर टू अचीव समथिंग। जो सप्तम भाव है वो दशम से दशम है, यानी कि आपके कर्मों से जुड़ा हुआ चीजें। आप कर्म करोगे तो उसके फल की इच्छा, या जो कर्म करोगे उससे आपको जो स्टेटस मिलना है उसकी डिजायर, आपकी पार्टनरशिप्स, आपकी प्राइवेट डीलिंग्स, आपके स्पाउस, मदर की प्रॉपर्टी, कॉज सेवेंथ हाउस इज फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, मदर के इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सोसाइटी इसके अंदर आप रहते हो,
one of the most important factor of seventh house, signification of seventh house, recovery of lost residence. जो आपका घर आपसे छीन लिया गया है या आपसे अलग हो गया है, उसको वापस रिकवर करना. सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड विद वॉर. सेवेंथ हाउस इज रिलेटेड विद वॉर. तो सप्तम भाव क्या दिखाते हैं? आपका सोशल स्टेटस दिखाता है, आपकी मतलब आपके कर्मों को दिखाता है, आपके मदर के चीजों को दिखाता है. ठीक है, आपकी रिकवरी फ्रॉम लॉस्ट रेजिडेंस दिखाता है, वॉर दिखाता है. ये सप्तम भाव के कारकत्व. अब जरा देखते हैं नवम भाव आई ना, नवम भाव के कारकत्व. भाई जो भी चर लगन का व्यक्ति होगा उसके लिए नवम भाव के कारकत्व विल क्रिएट बाधा. अब नवम भाव के बाधा कैसे आती है? नवम भाव के कारकत्व क्या है? भाई नवम भाव का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो है ना कारक, वो है अच्छे लोग, सज्जन लोग, एसोसिएशन विद गुड पीपल. आपका लक फैक्टर, आपके पिता, आपके पितृ, आपकी हायर एजुकेशन, आपका बड़ों के प्रति आपकी डिवोशन, आपकी इंट्यूटिव पावर, धर्म, आपके माइंड की प्योरिटी, आप एनकरेजमेंट टू गुरुज, मतलब आप जो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, वो नवम भाव से देखी जाती है. ठीक है. अब यहां पर नवम भाव में प्लेनेट बैठा हुआ है. वो प्लेनेट क्या है? वो प्लेनेट है केतु. केतु इज अ कारका ऑफ डिटैचमेंट. केतु इज अ कारका ऑफ डिटैचमेंट. केतु इज अ कारका ऑफ फिलॉसफी. केतु इज अ कारका ऑफ अकल्ट, ज्योतिष का ज्ञान, लिबरेशन. केतु इज अ कारका ऑफ पाइप, थ्रेड, सीजर, एसोसिएट. मतलब जब आप देखते हो तो केतु आपको लिबरेशन देने का काम करता है. केतु बैंकरप्ट भी बना सकता है. केतु चीटिंग भी करवा सकता है. केतु टेल्स कि आप चीजों को छोड़ दो. केतु कहता है कि आप चीजों को छोड़ दो, मोह मत रखो. ठीक. अब जरा बाधक भाव के जो स्वामी है शनि, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं. शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहो, फाउंडेशंस में रहो. शनि का सबसे, हम जब पढ़ते हैं ना, तो शनि की जैसे शनि शब्द आए आपके दिमाग में, तो आपको एक एक पॉइंट तुरंत आना चाहिए. शनि इज बाउंड्री, लिमिटेशंस. शनि इज डिसिप्लिन. शनि कैन डिस्ट्रॉय इल्यूजन, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, और जहां पर कर्म होगा वहां पर इल्यूजन नहीं होगा. ठीक. शनि इज फ्रस्ट्रेशन. शनि इज काल, शनि इज समय, शनि इज ओल्ड पर्सन, शनि इज डेथ, शनि इज सॉरो. जीवन के जो दुख हैं वो शनि है. शनि इज एक्ट एज फिलोसोफर. शनि इज वर्कर क्लास, कर्म प्रधान लोग. सन्यासी है शनि. मेंटल ट्रबल से शनि. शनि इज ऑल्सो, जो बोलते हैं ना कि प्रेशर ऑफ योर लाइफ, कि आपके जीवन में प्रेशर कहां पर है, दैट इज शनि. मंगल, वेरी इंपॉर्टेंट. वाई मंगल? मंगल इज योर ब्लड लाइन. रक्त का कारक है ना मंगल. मंगल इज योर सिबलिंग्स. मंगल इज योर सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स. मंगल इज योर स्किल्स. आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो मंगल. मंगल इज योर ब्लड लाइन. मंगल इज योर सिबलिंग्स. मंगल इज अ भूमि, जमीनी, मतलब भूमि पुत्र है मंगल. नाउ कलेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स. सभी पॉइंट्स को आप धीरे 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 कलेक्ट कीजिए. क्या भगवान कृष्ण का अपने पिता से, अपने फैमिली से अलगाव नहीं हुआ? स्टार्ट डे वन से. जिस दिन वो जन्म लिया, जिन दिन भगवान ने अवतरण हुआ उनका, उसी दिन से उनका अपने परिवार से एक लंबे समय के लिए विच्छेद हुआ. केतु, नाइन्थ हाउस, पिता, विच्छेद, डिटैचमेंट. क्या ये बाधा नहीं है जीवन की?
अब एक बच्चा जन्म ले रहा है, वो अपने परिवार में रह रहा है, अपने परिवार के अंदर उसका पालन पोषण हो रहा है, उसके जो ब्लड लाइन है उनके साथ, ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके साथ रह रहा है। एक जनरल आदमी के लिए, अगर हम, वो तो भगवान है ना, उनकी तो लीला अलग है। जनरल सेंस में देखिए, परिवार पर द डे यू बॉर्न और वो डिटैच हो जाए, वो बच्चा जिसके साथ आपका इतना मोह है वो डिटैच हो जाए, ये पीड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन वो प्रभु है, प्रभु की तो लीला अलग है। ठीक है, धर्म की स्थापना करना, सही और गलत का अंतर बताना, उस सही गलत के अंतर को बताने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। क्या रीजन क्या था? प्रिंसिपल्स को, जो सही है उसको स्थापित करना है, प्रिंसिपल्स को उनकी जगह देनी है, धर्म की स्थापना करनी है। अब ये देखो बाधक की कंडीशन कहां पहुंची। मंगल, मंगल प्लेस्ड इन थर्ड हाउस, एक्सॉल्टेड होता है अपनी नीच की राशि में, लेकिन नीच भंग हो रहा है। तो मुझे बताएगा कि ये नीच भंग कैसे हो रहा है? मंगल प्लेस्ड इन इज नीच राशि एंड देयर इज अ कंडीशन ऑफ नीच भंग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर नीच भंग? एनीवन? वहाँ पर है उसके साथ इसलिए। सर अपने जो मंगल, नीचे, हाँ हाँ सही, बोलिए बोलिए। जो जो इसका नीचे है सर, वो खुद ही साथ बैठा है, जो उसका वृषभ राशि में जो उच्च का हो जाता है, विनस। यस, दैट इज अ कंडीशन। हम्म। मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं, जब भी कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसका डिस्पोजिटर उच्च का हो जाए या अपनी खुद की राशि में बैठा हो तो नीच भंग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मंगल है वो 4 नंबर की राशि में बैठे हैं। अब उस डिग्री के ऊपर अभी बात नहीं कर रहे हम, मंगल जो है अपने नीच की राशि में बैठे हैं, और इस राशि का जो स्वामी है, यानी जो चंद्र देवता है, चंद्रमा है, वो अपनी उच्च की राशि में जाके बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर कंडीशन बनती है नीच भंग। ठीक है, तो चंद्रमा का उच्चेश भी इसके साथ बैठा है। चंद्रमा का, ये वृषभ, इसका बिल्कुल, जो चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो भी मंगल के साथ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम्म, कंडीशन हुई कि भाई नीच भंग हुआ। क्या मंगल की वजह से इनको अपने जीवन में कुछ चैलेंजेस नहीं आए? टेल मी वन थिंग। आए सर। अब मंगल क्या है? मैंने मंगल बोला, मंगल इज योर ब्लड लाइन, मंगल इज योर सिबलिंग, मंगल इज भूमि। अब देखो कितना बड़ा विवाद हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध को चलाने वाले, उसको कंट्रोल करने वाले भगवान कृष्ण। विवाद क्या था? भूमि का विवाद था। भगवान कृष्ण पूरे मतलब जाते हैं सामने वाली पार्टी के पास और बोलते हैं भाई कुछ मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो एंड युद्ध इज ओवर राइट नाउ, राइट अवे, अभी के अभी खत्म सब कुछ। मतलब एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भूमि का विवाद। भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ी बाधा आई, और उस बाधा ने उनकी लीनेज को भी डिस्टर्ब कर दिया। That Badha comes from in a form of curse from Gandhari, which caused great damage to the lineage of Lord Krishna. जिस प्रकार मेरे वंश का नाश तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। That a curse, ये कर्स गांधारी से भगवान कृष्ण को मिला। नाउ सी कि मंगल किसके साथ बैठा हुआ है? शुक्र के साथ। शुक्र। शुक्र, शुक्र की राशि देखिए कहां कहां पर पड़ रही है, लग्न पे और 6th हाउस, लग्न पर और 6th हाउस पर। व्हाट इज 6th हाउस? ड्यूटीज, प्रॉब्लम्स, यहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है बेसिकली। तो लॉर्ड कृष्णा इज
far away from any kind of sin. तो शुक्र, राहु और मंगल in third house cause damages to siblings. ठीक है, ब्लड लाइन को प्रॉब्लम आया। अच्छा, ये जो थे, जहां तक मेरा नॉलेज है, जो कौरव पांडव जो थे वो कहीं ना कहीं कुछ भाई लगते थे इनके, ना बुआ के लड़के थे। बुआ के बच्चे थे ना, ऐसा कुछ मतलब भाइयों का रिश्ता था। हाँ, कुंती इनकी बुआ थी। बुआ थी, है ना। तो भाइयों का रिश्ता हुआ, एक कृष्ण और पांडवों में भाइयों का सहचर हुआ। सिमिलरली अब उस समय, आज के समय भी ठीक है, और जो कौरव थे वो समझ लो उनके ताऊ के बच्चे थे, तो वहां से भी भाइयों का रिश्ता हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो भाई हुए, सखा हुए उनके। थर्ड हाउस, यंगर ब्रदर्स, सिबलिंग्स, यही भाई, उनके सामने उनको धर्म की स्थापना करनी पड़ी। एक पूरी पूरी लीनेज खत्म हो गई। थर्ड हाउस, यंगर सिबलिंग्स। ठीक है, नाउ बैक ट्रैक टू शनि, बादकेश की बात। अब बादकेश देखियो, अब यहां पर चलो एक बात निकल के आई, तो चलो करते हैं वाली बात। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण को कई सारे विवाह करने पड़े। वीनस राहु, वीनस एक्सपेक्टिंग 9th हाउस, वीनस एंड मंगल इज इन एक्सिस ऑफ राहु केतु। धर्म की स्थापना करने के लिए उनको विवाह करने पड़े कई सारे। ठीक, जुपिटर, कारका ऑफ 9th हाउस, प्लेस्ड इन 4th हाउस, अपने घर से दूर जाकर रहना पड़ा। पहले गोकुल, वृंदावन, मथुरा, देन द्वारका। ठीक है, सैटर्न एज अ बादकेश। अब देखो सैटर्न की कितनी कितनी बड़ी कंडीशन बन गई। सैटर्न which is placed in 7th house it is not in a मतलब कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, कि सैटर्न जो है वो एक कोल्ड प्लेनेट है। दैट कोल्ड प्लेनेट इज प्लेस्ड इन 8 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि, एक ऐसी राशि जहां पर हवा बहुत कम है, सीक्रेसी की राशियां, सीक्रेट, ये 8 नंबर वृश्चिक राशि है, सीक्रेटिव राशि है। मंगल की स्वराशि है, यानी कि शनि और मंगल का एक क्लॉज रिलेशन, बहुत एसोसिएशन बना। मंगल और शनि का एक क्लोज एसोसिएशन अब उनके जीवन में आपको दिखेगा। वो किसी को नहीं छेड़ते थे, और जो छेड़ता तो उनको छोड़ते नहीं थे। कोई युद्ध आज तक हारे नहीं, एक युद्ध को छोड़ के। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको, थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये जो बाधक है, ये जो बाधक भाव आया है, ये एक जनरल रीडिंग बता रहा हूं मैं आपको। जब भी बाधक भाव या बाधक भाव का जो स्वामी है, जिसे हम बाधकेश बोलते हैं, जब भी बाधकेश वृश्चिक राशि में जाकर बैठेगा, व्यक्ति को इमोशनल टर्बुलेंस देगा, व्यक्ति की मदर को हार्म करेगा, नेटिव की फैमिली को हार्म करेगा, नेटिव की प्रॉपर्टी को हार्म करेगा। या इन इन जो मैंने फैक्टर्स बोले, मदर, फैमिली, प्रॉपर्टी, इमोशंस, इसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी। इस सारे फैक्टर्स लॉर्ड कृष्णा के सामने एज अ चैलेंज आए, चैलेंज की फॉर्म में आए। ठीक है, अब जरा और थोड़ा सोचते हैं। शनि, बाधक भाव का स्वामी, प्लेस्ड इन 7th हाउस। भगवान कृष्ण जो मतलब इतने सुप्रीम पावर ऑफ द यूनिवर्स, सप्तम भाव में आए हैं, कर्म के भाव में, दशम से दशम कर्म का भाव आ गया है यहाँ पर। कैसा काम कर रहे हैं? नीचे लेवल का काम कर रहे हैं। कौन से नीचे लेवल का काम? वो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए कोई शस्त्र नहीं चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो सेवा दे रहे हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। कैसा सेवक के रूप में? वो अर्जुन के सारथी बने हुए, युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सारथी बने हुए, सेवा दे रहे हैं।
मंगल जो अपनी नीच की राशि में, ठीक है, मंगल का नीच भंग हुआ है, ब्लड लाइन, छोटे भाई बहनों को पैसे की समस्या देता है, उनको उनकी अब होता क्या, ये 8 नंबर की राशि है ना, ये इतनी सीक्रेटिव राशि है, इस राशि में व्यक्ति को सीक्रेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण को अपनी माता यशोदा से सीक्रेट्स मेंटेन करने पड़े। यस, आई एम द लॉर्ड, आई एम द यूनिवर्सल पावर। छोटे थे ना, माता के साथ वो लीला चल रही थी। मंगल प्लेस्ड इन 3rd हाउस, मंगल इज अ हाउस, मतलब मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ स्किल्स, मैंने बोला था आपको, आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक नेचर। शुक्र, शुक्र फीमेल्स, शुक्र कलाएं, कहां पर है, 3rd हाउस में है। भगवान कृष्ण को सभी कलाएं आती थी, ठीक। तो ये जो 8 नंबर की राशि है, ये जो वृश्चिक राशि है, इस राशि के साथ समस्या यह है, इस राशि के पास समस्या यह है कि आपको सीक्रेट्स मेंटेन करने पड़े, आपको सीक्रेट्स मेंटेन करने पड़े। अगर आप सीक्रेट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। अब देखो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन लॉर्ड कृष्ण ने सभी प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से टैकल किया। पता क्यों? डिवाइन पावर। चंद्र एंड सूर्य बोथ ल्यूनरीज आर इन स्थिर राशि। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, संन्यास योग। केतु, बुध और चंद्र ट्राइन रिलेशन, स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक नेचर। उस समय के टाइम में कृष्णा से बड़े कोई, उस समय कृष्णा से बड़े कोई डिप्लोमेट थे नहीं। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी उनको आती थी, ठीक। अब इस बादकेश शनि ने किसको दृष्टि दी? चंद्रमा को दृष्टि दी, ठीक है। संन्यास योग यानी कि वो इन सभी दुख दर्द से ऊपर थे। भगवान कृष्ण को कोई मोह माया के अंदर थे ही नहीं, हो तो वो तो अपना बस लीला दिखा रहे थे। लेकिन प्लैनेट्स का इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? बादकेश शनि ने माता को दूर किया, माता को समस्याएं दी। बादकेश शनि की वजह से माता को समस्याएं आई, ठीक है। वो अब उन सबसे ऊपर थे, उनकी उनकी डिप्लोमेटिक लेवल, उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज, उनके मन की स्थिरता, उनकी आत्मा की स्थिरता, एज अ जीव कारक ही सो स्थिर कि उनको कोई भी किसी लेवल से हिला नहीं सकता था, ठीक है। अब जरा यहां पर देखते हैं, और चीज देखते हैं। इस सप्तम भाव ना सपोर्ट का भी भाव है, ऐसा नहीं है कि भाई यहां से सब कुछ खराब ही खराब है। सप्तम भाव इज अ डिजायर ऑफ योर सोल, मतलब आपकी जो कुछ अचीव करने की जो डिजायर है, दैट कम्स फ्रॉम 7th हाउस। और इस डिजायर को अचीव करने में कर रहा है शनि खुद। शनि कौन होते हैं कारक में, कारक स्थान में? बड़े भाई, यानी कि भगवान कृष्ण को अपने डिजायर्स को फुलफिल करने में, उनका हेल्प करने के लिए कौन खड़ा है साथ में? बड़ा भाई बलराम। शनि जो है ना, वो क्या है? वो काल, समय है। और शनि कहते हैं कि कर्मों को बैलेंस करो, कर्मों को बैलेंस करो, कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। क्या उनकी कुंडली में जो क्या है? कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत को उन्होंने प्रॉस्पेरस किया। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी, स्थिर मन, स्थिर आत्मा, ज्योतिष का ज्ञान। केतु संन्यास, केतु संन्यास है ना, फकीर। अच्छा, 3rd हाउस शोज कि भाई आपके मृत्यु का क्या कारण बनेगा। 3rd हाउस शोज आपकी मृत्यु का क्या कारण बनेगा, क्वालिटी ऑफ डेथ। मंगल, ब्लड, दो वी नो डेट the major reason of the death of Lord Krishna is blood loss, ठीक। तो और ब्लड लॉस और एक फीमेल का कर्स एंड अ ब्लड लॉस, ठीक है। तो
आप जब किसी कुंडली को देखते हो ना, ये कुंडली को आप रिलेट क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपको उनके जीवन के अलग अलग फैक्टर्स का पता है, अलग अलग फैक्टर्स का पता है, तो हम क्या है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। द सेम सॉर्ट ऑफ वर्क वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन डिफरेंट चार्ट्स। और जो हमारे सेशन के अंदर, जो हमारे आगे आने वाले सेशंस में जो हमारे साथ साथी जुड़ेंगे, उन पार्टिसिपेंट्स की कुंडली को एनालाइज करेंगे। अदरवाइज जो कुंडली एनालाइज करना चाहते हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक, तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो कैसे बाधकेश, बाधक भाव से जुड़े हुए ग्रहों ने टाइम टू टाइम ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए? वो भगवान थे तब भी उनकी कुंडली में की, लेकिन यस, वो तो भगवान है, उनके पास तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देखो कितनी जबरदस्त है। चंद्रमा उच्च का, मंगल का नीच भंग, शुक्र और ये शुक्र में और चंद्रमा के बीच में एक्सचेंज, कलाओं का संबंध, सूर्य अपने घर में, गुरु हैं वो अपने मित्र के घर में, बुध जो है वो उच्च के, तो लॉट ऑफ ग्रेस। अब थोड़ा इस ग्रेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब भगवान कृष्ण के कोई भी शत्रु उनसे जीत क्यों नहीं पाए? उसका आंसर पता कहां पर है? उसका आंसर यहां पर है, ये रहा, क्यों नहीं जीत पाए। ये जो आपको नीचे ये चार्ट दिख रहा है ना, ये नवांश चार्ट है, D9 चार्ट है। अब जरा D9 चार्ट को आप जरा देखो, जरा गौर करो D9 चार्ट पे। सब अब शत्रुओं को हराने की क्षमता किसके पास है? छठे घर के पास और राहु के पास। छठा घर देखिए, राहु और शनि। तो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड इन 6th हाउस, क्या कोई शत्रु इनको हरा पाएगा? ठीक है, शनि वर्गोत्तम, मंगल का नीच भंग था और मंगल वर्गोत्तम है। ठीक है, गुरु अपने स्वयं की राशि में, शुक्र अपने स्वयं की राशि में। ठीक है, तो ये D1 चार्ट को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? D9 चार्ट। नाउ हियर वी कम विद मारक भाव और मारक भाव के स्पेसिफिकेशंस। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव एक्ट्स लाइक मारक भाव। ठीक है, इसमें तो कोई कोई किसी को डाउट नहीं है। तो अगर मैं लॉर्ड कृष्णा की जो कुंडली है, जो रमन साहब ने दी, उस कुंडली को हम बेस माने, तो बुध एंड मंगल विल बिकम द मारक भाव, मतलब मार्केश, यानी कि मिथुन राशि, और वृश्चिक राशि विल बिकम द मारक राशि, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस। इन हाउस के लॉर्ड बुध और मंगल विल बिकम एक्ट लाइक अ मार्केश, वेयर मार्केश इज सिटिंग इन 3rd हाउस, क्वालिटी ऑफ डेथ। तो ये जो मार्केश का काम होता है ना, वो मार्केश का काम होता है कि आपके सामने मृत्यु तुल्य कष्ट लाना, और अब हमें इसको बैलेंस करने की बात करनी, तो बैलेंस करने की बात भी करें भाई। सेकंड हाउस इज अ बेसिकली सेकंड हाउस इज अ हाउस फ्रॉम विच वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं। ठीक है, सप्तम भाव यानी कि हमारा स्टेटस, सेकंड हाउस परिवार और हमारा स्टेटस। जब परिवार चला जाए, स्टेटस चला जाए, तो आदमी मरने के बराबर ही है। अब इसको बैलेंस करना, अब बैलेंस करने की क्या बात? बैलेंस करने की बात यह है कि ये बैलेंसिंग ना हम लगन के अनुसार सीखेंगे। लगन में क्या राशि पड़ रही है, उसके हिसाब से व्यक्ति के सामने समस्याएं क्या क्या आएंगी और उनको बैलेंस कैसे कर सकते। जैसे इस चार्ट को देखेंगे तो डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई सो? बिकॉज वृषभ लगन का चार्ट है, वृषभ लगन में सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? बुध की राशि पड़ रही है। स्मार्टली स्पीकिंग एबिलिटीज, 3rd हाउस जो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क, हमारी कम्युनिकेशन को दिखाने वाली राशि है। मिथुन राशि हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को दिखाती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ा
तो हमें प्रॉब्लम्स आनी तय है, और वो कष्ट ऐसे भी होंगे कि भाई हम उसको बेर ही ना कर पाए। मिथुन राशि कम्युनिकेशन, और भगवान कृष्ण ने इस चीज को शायद समझ लिया, या उनको तो वो तो भगवान थे, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन कभी भी किसी के साथ भी रोकी नहीं, बंद नहीं की। उन्होंने अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग कर ली कि उनको एज अ मीडिएटर भेजा गया कि भाई आप कौरवों से जाके बात करो, अगर वो छोटी सी भी बात मान जाएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। डिप्लोमेसी का हायर लेवल, मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। मारक भाव है, यानी मिथुन राशि के कार्यकर्ताओं की वजह से आदमी को समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याएं लॉर्ड थे, उन्होंने मास्टर कर ली। मार्केटिंग कैपेबिलिटी, बिकॉज थर्ड 3 नंबर की राशि से आपकी कम्युनिकेशन है, तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी वहां से डेवलप होती है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग कैपेबिलिटी व्यक्ति को मास्टर करनी चाहिए, अगर उसके पास वृषभ लग्न है तो। सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, अपने इवन तो अपने रिलेटिव्स के साथ भी सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव में 8 नंबर की राशि उदय हुई है। एट्थ राशि वृश्चिक राशि शोज कि भाई सीक्रेसी मेंटेन करो, और जो प्लेनेट यहाँ पर बैठा हुआ है, जो इस हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे सीक्रेसी मेंटेन करो। भगवान कृष्ण ने अपनी मदर से सीक्रेसी मेंटेन की, लीलाएं दिखाई, लेकिन माता थी, भोली थी, उनके लिए तो वो बच्चे थे। ठीक है, तो 8 नंबर की राशि सीक्रेसी की राशि, सीक्रेट्स मेंटेन करना आता था उनको, उन्हें दुनिया भर के सारी कलाएं पता थी, सारी नॉलेज थी, लेकिन किस समय में क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, वो किसको पता था? लॉर्ड कृष्ण को ही पता था। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए, ठीक है, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वृषभ लगन के हिसाब से बता रहा हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपको समस्याएं देगा। और हम सब जानते हैं प्रभु की लीला, कि उन्होंने किस तरीके से चीजें मोल्ड की। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या काम किया उन्होंने? भगवान राम जितने सीधे निकले, भगवान कृष्ण ने उतनी लीलाएं दिखाई। इमोशनल अप एंड डाउन विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। वो इमोशनली कभी हर्ट नहीं हुए। बहुत कोई कम ही ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जहां पर कहा गया कि भगवान कृष्ण को दुख पहुंचा। वो तो भगवान है ना, अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। उनका मन, चित्त, सोल बहुत स्थिर है, इसीलिए उनको ये एज अ बोन मिला कि भाई इनका जो मन है, चित्त है, सोल है, वो स्थिर राशि में, इमोशनल अप डाउन से कभी पीछे नहीं हटे। अदरवाइज वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए इमोशनल अप डाउन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कहीं भी लगा के देखना, वो इमोशनल अप डाउन उनको गलत डिसीजन करने में मजबूर कर देते हैं, गलत बोलने में मजबूर कर देते हैं। 8 नंबर की राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि, 8th हाउस में पड़ती है ना कालपुरुष की कुंडली में। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो देखिए उनके उनके कर्मों में कितने कितने बदलाव आए। पहले जब वो बालक थे तो गैया चराने जाते थे, ग्वाले कहलाए, माखन चोर कहलाए, फिर राजा बने, सारथी बने। ट्रांसफॉर्मेशन देखो करियर में, शनि जो है प्रोफेशन है, हमारे कर्म है। अब कर्मों में ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हर लेवल पे एक अलग रूप दिखाया उन्होंने। और ये रूप क्यों दिखाया? हर एक फेज से कुछ वो सोसाइटी को मैसेज दे रहे थे, और ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो बादकेश शनि वहां पे बैठा हुआ है, उनके कर्मों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, जीवन में भी समय समय पर ट्रांसफॉर्मेशन आए। भाई मथुरा जैसी जगह जो नॉर्दर्न इंडिया में पड़ती है, उसको छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हो? अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जा रहे हो। ठीक है, अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके शिफ्ट होना, वहां पे अपनी राजधानी बनाना, वहां से अपना राज करना। फिर आपके रिलेटिव्स कहाँ हैं? फिर आपके रिलेटिव हरियाणा के आसपास कहीं पर हैं, जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, यानी कि आप फिर वेस्टर्न इंडिया को छोड़ के फिर आप नॉर्दर्न में आ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ। ये व्यक्ति जब ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है,
तब उसके व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होती है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? वृषभ लगन के जातकों के बारे में बात कर। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन को आप रेजिस्ट करोगे, आप मृत्यु तुल्य कष्ट पाओगे।